नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो में बात करेंगे आपके मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2018 में एग्ज़ाम डेट आई थी, जो आपका 2019 में पेपर हुआ था। 7 मार्च 2019 साढ़े जो पहली शिफ्ट में आपका पेपर पूछा गया था। तो इसमें हम पेडागोजी के प्रश्न करेंगे, आपके लैंग्वेज के दोनों लैंग्वेज के प्रश्न करेंगे, इसके बाद हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो ये हिंदी के प्रश्न है। बाकी इसके पहले लैंग्वेज और पेडागोजी के सभी सब्जेक्ट कंपलसरी सभी लोग जानते हैं। तो ये सारे सभी आज सब्जेक्ट वाले देख लीजिएगा। बाकी सभी पेपर यहाँ पे सॉल्व पेपर करने वाले हैं आल सब्जेक्ट के। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो परीक्षा ऐप ज्वाइन कीजिए। परीक्षा ऐप पे आपको करना है, वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको जयसवाल सर 50 कोड यूज कर लेना है, इससे आपको 40% डिस्काउंट और मिल जाएगा। लेकिन अगर आज ही आप यह करते हैं तो ये आपके 50% डिस्काउंट आज ही आपको मिल जाएगा। बाकी कल से आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आपकी अगर 499 रुपये की टेस्ट सीरीज है तो यहाँ आपको 40% और डिस्काउंट मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप JAISWAL जयसवाल सर 50 कोड यूज करते हैं कैपिटल में। ठीक है, तो चलिए हिंदी के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा पेपर। जिनमें से देखिए पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था कि समरूप जुड़वा या आइडेंटिकल ट्विंस जो कहलाता है वह दो अंडों से विकसित होते हैं। कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती है, में समान आनुवंशिकता होती है। आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं होती। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था समरूप जुड़वा जो होता है वह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मीन समान आनुवंशिकता होती है। जी हाँ, जो समरूप जुड़वा इनमें क्या होता है? समान आनुवंशिकता। नाम से ही पता चलता है समरूप और जुड़वा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि पुरुषत्व और स्त्री तत्व आमतौर पर किससे जुड़े हुए होते हैं? तो पुरुषत्व और जो स्त्री तत्व होता है आमतौर पर आपके किससे जुड़े होते हैं? तो आपके लिंग जेंडर की बात करेंगे, जेंडर वाले लिंग पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसका एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है और उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो यह वैज्ञानिक पद्धति का, जी हाँ, यह क्या है? एक वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे निष्कर्ष कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे गहन चिंतन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही आपका पेडागोजी का अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? तो कोई भी हाई स्कूल का छात्र है वो उसकी अगर औसत ध्यान अवधि पूछा जाता है तो उससे हमारी कितनी हो जाती है? 10 से लेके 12 मिनट की। जी हाँ, एक हाई स्कूल के छात्र की औसत जो ध्यान अवधि होती है वो 10 से लेके 12 मिनट तक की होती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं, आपके फीडबैक जान लेते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवहार को पुनर्वलित करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? तो व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा जो समय होता है व्यवहार होने से कुछ समय बाद, व्यवहार होने से कुछ समय बाद की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, आपका ही फीडबैक जानते हैं। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है ऑलरेडी कि जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में जाना जाता है।
इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि जब तक टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता है, तब तक वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो तत्परता के नियम पर विश्वास करता है। तो सभी लोग जानते हैं थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम जो 3 आते हैं और गौड़ नियम 5 आते हैं। तो मुख्य नियम में आपका अभ्यास का तत्परता प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम किस में आता है? मुख्य नियम में आता है। और इसके किस विश्वास की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक की बात करेंगे। सिंपल सी आपकी बात हो जाती है, सिंपल सा प्रश्न हो जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए एक तरीका निम्न से यह है ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है। तो कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करना का एक तरीका निम्न ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है, वह हो जाएगा बैठने की व्यवस्था को बदलना। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को इसके लिए मिलती है। तो एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक के लिए मिलती है, वह कौन सी मदद कहलाती है? तो वह कहलाती है लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देना। फोकस ऑन सेटिंग गोल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त क्या है? तो विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख जो शर्त कहलाती है, वह शर्त कहलाती है परिपक्वता। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, माता पिता की अत्यधिक सुरक्षात्मकता बच्चे को किस ओर ले जाती है? तो बच्चे को निर्भरता की ओर ले जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? तो सीक्रेट प्रोजेक्ट विधि की जो विशेषता हो जाती है कि छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी की जाती है। यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? तो आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ यह परामर्श का एक सिद्धांत कहलाया जाता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा होता है? तो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग आपके मनोसामाजिक विकास का जो दूसरा चरण होता है वह स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह आपका कौन सा कहलाता है? तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की बात करेंगे। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? तो वो हम किसकी बात करेंगे? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की बात करेंगे। जी हाँ, इस चरण पर बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है। 6 to 12 ईयर्स की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाषा अधिग्रहण में स्फूर्ति अनुकूलन की भूमिका कौन सा सिद्धांत केंद्रित होता है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श होगा? तो उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे के लिए जो व्यवसाय आपका आदर्श कहलाता है वह व्यवसाय हमारा कहला जाता है वास्तुकला। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रुचि के साथ साथ एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या होती है? तो रुचि के साथ साथ योग्यता एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो योग्यता की बात करेंगे, आपके एप्टीट्यूड की बात करेंगे।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण के जनक कौन कहलाते हैं। तो मनोविश्लेषण के जनक जो कहलाते हैं आपके सिगमंड फ्रायड कहलाते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया। तो द्विकारक के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं, जो यहाँ पे पीबी द्वारा सही माना गया है, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की बात करेंगे। पीबी ने जिसे सही माना है हम उन्हीं प्रश्न की जिक्र करेंगे, उन्हीं प्रश्न की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्विकारक सिद्धांत में जिन दो कारकों की पहचान की गई है वह कारक आपके कौन से हैं। अभिप्रेरणा और स्वच्छता, यानी मोटिवेशन और हाइजीन की बात करें। इसके बाद साथ अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षमता पर लुईस एल थर्स्टन ने ध्यान केंद्रित आपका नहीं किया। जी हाँ, किस क्षमता की बात करेंगे। 4 क्षमता दिया गया है आपके स्क्रीन पर। तो आपके जिस क्षमता पर लुईस एस थर्स्टन ने ध्यान केंद्रित नहीं किया है वह आपकी क्षमता कहलाती है मनोप्रेरणा योग्यता। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से प्रभावित एक बच्चे द्वारा वर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वर्तनी और पढ़ने संबंधी समस्या की अगर बात करते हैं तो डिसलेक्सिया की बात करते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता अर्थात आईक्यू में दीर्घकालिक वृद्धि को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वह कहलाता है आपका फिल्म प्रभाव। किसकी बात करेंगे, द फिल्म इफेक्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। पेडागॉजी मीन्स टू, तो पेडागॉजी मीन्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, अर्थात शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चे को समझाना होता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि वह विधि जो किसी छात्र को किसी समस्या को हल करने, किसी कार्य को अंजाम देने या बाहरी सहायता के क्रमिक मदद के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है उसे कहा जाता है। तो उसे पाठ या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग अक्सर आता है, लेकिन पाठ भी आ जाए तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और अगला प्रश्न है, किस आयु से बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीखते हैं। जी हाँ, बच्चा किस आयु में होगा कि बच्चा जान जाएगा कि दिन और रात हो रही है। तो बच्चा जो है 3 महीने 3 मंथ्स की आयु में या 3 महीने की आयु में बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीख जाता है। तो ये रहे पेडागॉजी के प्रश्न। अब जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे आपके फर्स्ट लैंग्वेज में, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है। और हिंदी में आपका देखिए पहला गद्यांश दिया गया था कि महाकवि विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवध, मैथिली तीनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये कर्मकांड, धर्मशास्त्र, दर्शन, न्याय, सौंदर्य शास्त्र आदि के प्रखंड पंडित थे। तो यहाँ से ये आपका गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न करेंगे। इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था कि मैथिली भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मैथिली मतलब मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत ही सिंपल था। अगर आप यह गद्यांश को पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्नों को देना आसान हो जाता है। सारे गद्यांश प्रश्नों की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नीति शास्त्र के माध्यम से महाकवि विद्यापति ने किसे काव्य या कर्तव्य बोध कराया। तो हम बात करेंगे राजपुरुषों की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न आपके क्या पूछा गया है कि महाकवि विद्यापीठ की रचनाएं किन राजाओं के शासनकाल में रचित हैं। तो यहाँ पे जो पीबी द्वारा राइट ऑप्शन माना गया है और वह आपके शासनकाल कहलाता है ओइन वार वंशी। और यहाँ पे ओइन वार वंशी का जिक्र अवश्य हुआ होगा। जब आप लोग इस गद्यांश को अच्छे तरीके मन लगा के कम समय में पढ़ेंगे तभी सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन दिया गया है ओइन वार वंशी के अनेक राजाओं के शासनकाल में दिया गया है ना। तो कोई नहीं, सारे गद्यांश से ही प्रश्न पूछे गए थे। बस क्या होता है एग्जाम के प्रोसेस से आप लोग गलती कर देते हैं। ठीक है,
एक माइंड पे सेट हो जाता है कि टाइमिंग भी बढ़ रहा है, एग्ज़ाम है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर रहता है। ये दिक्कतें होती जो हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देती, हमें पता भी होता है फिर भी रॉन्ग हो जाता है, और यही सुधार अब की एग्जाम पर करना है। तो किस प्रकार के वर्णन द्वारा महाकवि विद्यापति ने राजपुरुषों का उत्साह वर्धन किया? तो हम बात करेंगे कृतित्व वर्णन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मिलन विरह पदबंध में किस प्रकार का संबंध होता है? तो विलोमार्थी की बात करेंगे, क्योंकि मिलन यानी मिलना, विरह यानी बिछड़ना, तो दोनों विलोमार्थी की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दूरदर्शिता का अर्थ क्या होता है? तो दूरदर्शिता का अर्थ होता है भविष्य देखने वाला। दूरदर्शी मतलब बहुत दूर तक देखने वाला, अर्थात भविष्य देखने वाला। अगला है समीचीन का पर्यायवाची क्या होता है? तो समीचीन का पर्यायवाची होता है उपयुक्त। समीचीन मतलब पूरा, अर्थात उपयुक्त की बात करेंगे। अगला प्रश्न है महाकवि विद्यापति की राजकीय सलाहकार के रूप में कौन सी विशेषता थी? तो वह थी प्रखर नैतिक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, लास्ट में ही दिया गया है प्रखर नैतिकता का निर्वहन किया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपके इस गद्यांश से ही हैं, कोई बाहर नहीं है। महाकवि विद्यापति की रचनाएं राजपुरुषों को समान जनजीवन संबंधी कौन सी जानकारी देती थी? तो आहार व्यवहार की पद्धति बताना। किसकी बात करेंगे? आहार व्यवहार की पद्धति के बताने की बात करेंगे। इसके साथ हम बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाकवि विद्यापति के तत्कालीन राज दरबार से किस प्रकार के संबंध थे? तो तत्कालीन राज दरबार से जो संबंध थे कि वे दरबार क्या करते थे? संपोषित थे, वो दरबार संपोषित थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है महाकवि विद्यापति निम्न से किस विषय के प्रकांड पंडित नहीं थे? देखिए, धर्मशास्त्र के थे, दर्शन के थे और कर्मकांड के थे, लेकिन आपके कर्मकांड के नहीं थे। इसलिए कार्य क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन पीबी ने माना है। जो व्यापम पीबी ने सही माना वही आंसर हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। किन विषयों के संपूर्ण संसार पर महाकवि विद्यापति का असाधारण अधिकार था? वह कहलाता है शास्त्र और लोक की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है कि महाकवि विद्यापति ने राज दरबार में किस भूमिका का निर्वहन किया? जी हाँ, तो महाकवि विद्यापति ने राज दरबार में जिस भूमिका का निर्वहन किया था वह है आपका सलाहकार। किसकी बात करेंगे? सलाहकार की बात करेंगे। जब आप इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सारे एक एक उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगला महाकवि विद्यापति के ज्ञान फलक का अनंत विस्तार किससे स्पष्ट होता है? तो उनकी रचनाओं के विपुल भंडार से आपका स्पष्ट हो जाता है। जो महाकवि विद्यापति हैं इनके ज्ञान फल का अनंत विस्तार उनकी रचनाओं के विपुल भंडार से स्पष्ट होता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि इनमें से किस क्षेत्र की जानकारियां महाकवि विद्यापति की रचनाओं में दर्ज नहीं है? तो धर्मशास्त्र, दर्शन और सौंदर्य शास्त्र, इन तीनों की रचनाएं दर्ज हैं, लेकिन नीति शास्त्र की दर्ज नहीं है। इसलिए करेंट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आपका काव्य आ चुका है, कविता आ चुकी है कि मैं तो बिगड़ैया विवस्थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं के दुनिया भई बावरी, ओ कहे बावरा मोही, अब एक मेरे कहे कौन पतीजे, ए बहुत झूठे क्यों हुई। अब इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे जो आपके पूछा गया था। जब दुनिया कवि को बावरा कह रही है तो वह दुनिया को क्या कह रहा है? तो वह दुनिया को भी बावरी कह रहा है। जब दुनिया उसको बावरा कह रहा है तो दुनिया को क्या कर रही है? बावरी की बात करें। कवि के अनुसार मन को कौन देख सकता है? तो कवि के अनुसार मन को जिसकी दृष्टि में जो होती है, जिसकी दृष्टि में स्वयं खशम हो, जिसकी दृष्टि में स्वयं खशम हो, कवि के अनुसार वह मन को देख सकता है।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़ लीजिएगा। महामत मन को सोई देखे जिन दृष्टे खुद खशम। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। कवि के अनुसार ब्रह्म कहाँ निवास करते हैं? तो ब्रह्म मन में निवास करते हैं, कवि के अकॉर्डिंग देखा जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार उसका घर कोई भी क्यों नहीं देख सकता है? तो कवि के अनुसार उसका घर कोई इसलिए नहीं देख सकता है क्योंकि वह जो घर क्या है, अलग है। क्योंकि वह अलग का घर है, अलग है का घर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला जो इस काव्यांश से प्रश्न पूछा गया था कि कवि क्यों अपने पास ना आने के लिए कह रहा है? क्योंकि वह संसार से क्या हो गया है, बिछड़ गया है। क्या हो गया है? क्योंकि वह संसार से क्या हो गया है, बिछड़ गया। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कवि किसके जैसा बिगड़ने के लिए कह रहा है? तो कवि जो है स्वयं कवि के जैसा बिगड़ने के लिए कह रहा है। इसके साथ अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि ने किसके संग रहकर यह घर पाया है? तो सद्गुरु के संग रहकर यह घर पाया है। जब इस काव्यांश को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लाइन पढ़ लीजिएगा। सतगुर संगय मैं ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। महामत कहे मैं या विधि बिगड़या, तुम जिन बिगड़्यो भाई। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न है, अब एक मेरे कहे कौन पतीजे। पंक्ति में आए पतीजे पद का अर्थ क्या होता है? तो पतीजे का मत होता है विश्वास। क्या हो जाएगा, विश्वास की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के लिए इनमें से कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा? तो शीर्षक हो जाएगा सतगुरु दिया मिलाए। क्या होगा, सदगुरु दिया मिलाए की बात करें। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि पद्यांश में आए शब्द कछु का अर्थ क्या होता है? तो पद्यांश में आया हुआ शब्द जो कछु है, इसका अर्थ कछु मतलब कुछ होता है। ये अपनी अपनी होम लैंग्वेज भाषा हो जाती है। ठीक है, कछु नहीं है मतलब कुछ नहीं। पद्यांश में आए खसम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोबारा खसम शब्द का जिक्र हुआ है। खसम का अर्थ होता है पति। क्या होता है, पति की बात करेंगे। अगला है, कवि विश्व में क्यों बिगड़ गया है? सॉरी, बिछड़ गया है। तो कवि विश्व से इसलिए बिछड़ गया है, किसके कारण? बिगड़ने के कारण। कवि विश्व से बिगड़ने के कारण जो है बिछड़ गया है। इस पद्यांश में देखेंगे सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन अलग का घर नहीं पहचान पाता? तो चतुर जो होते हैं वह अलग का घर पहचान नहीं पाते। क्या होते, जो चतुर होते हैं वह अलग का घर जो है पहचान नहीं पाते। यहाँ पे दिया गया है, इस लाइन पे देखिए, अलग को घर या को ना लखे, जो ए बहुत करे चतुराई। जो चतुराई बहुत करते हैं वह अलग के घर को नहीं पहचान पाते। अगला है, सतगुरु संगत ने कवि को क्या दिखाया है? तो सतगुरु संगत ने कवि को परब्रह्म दिखाया है। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दुनिया कवि को क्या कहती है? ढोंगी, बावरा, कवि, साधु। तो प्रश्न पर ही दिया गया है, ढोंगी कवि को क्या कहती है? बावरा कहती है। और कवि लोगों को क्या कहता है? बावरी कहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। जो सेकंड लैंग्वेज अगर आपने संस्कृत सेलेक्ट किया है तो संस्कृत के क्वेश्चन करेंगे। अगर इंग्लिश किया है तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा। और इसके अंत में अब हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लिए हैं उनके लिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस श्लोक दिए गए हैं, इस श्लोक से प्रश्न करेंगे। श्लोक दिया गया है, पठतो नस्ति मोक्षतम जपतो नस्ति पातकम, मौनि कलयो नास्ति न भयम चास्ति जागृतः। ये आपके 2 श्लोक दिए गए हैं। अब इन श्लोकों से प्रश्न करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि पठतः जपतः चा क्रमशः किम किम नस्ति।
पढ़ते समय जाप करते समय क्रमशः जो है कौन कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्खतम पातकम च, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है पठतो नस्ति मूर्खतम जपतो नस्ति पातकम। तो क्या हो जाएगा, पढ़ते जपते च क्रम से किम नस्ति, क्या नहीं करता है, तो वह मूर्खतम पातकम च दोनों नहीं करता है। इसके बाद देख लेते हैं, अब ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, इसको पढ़ना है गद्यांश को, संस्कृत में गद्यांश है और इस गद्यांश से प्रश्न करना है, यानी एक काव्यांश का प्रश्न, एक आपका गद्यांश का प्रश्न। हिरण्यकशिपु अस्य खष्टी विभक्ते एक वचन रूपम की। हिरण्यकशिपु जो दिया गया है इसका खष्टी विभक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तो हिरण्यकशिपो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिपो, क्योंकि खष्टी विभक्ति एक वचन कह रहा है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। भयम चा कलश्च अनुक्रयम एतयोः न भवति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जागृतैः मौनिनः। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देख लेते हैं। अब गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है। गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है कि आम्रेषु एतय कूजन्ति। तो आम्रेषु एतय कूजन्ति राइट ऑप्शन आ जाएगा कोकिलाए, क्या हो जाएगा, कोकिलाए हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके इस गद्यांश से रिलेटेड अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अनेन वृक्षरोपणमपि सूत्रतत्वेन परिगृहीतम। तो अनेन वृक्षारोपणमपि सूत्रतत्वेन परिगृहीतम हो जाएगा संजय गांधिना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे संजय गांधिना की बात करेंगे। अब इस आपके काव्यांश से प्रश्न है, सूक्ति दी गई है कि स्वास्थ्य रक्षणार्थम एवं न भवेत, किससे नहीं होता, तो अमितासी, क्या हो जाएगा, अमितासी से नहीं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नास्ति इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। नास्ति पद का पर्याय पूछा जा रहा है, तो नास्ति पद का जो पर्याय हो जाएगा वह हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि देशस्य महासंपत्ततैः, क्या हो जाएगा, तो देशस्य महासंपत्ततैः क्या हो जाएगा, हुबनानी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है जनाः कथम होलिका दहनम कुर्वन्ति। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अग्नि प्रज्वलना, क्या हो जाएगा, अग्नि प्रज्वलना की बात करेंगे। यहाँ पे अंतिम लाइन पर दिया गया है होलिकाः अन्ते जनाः अग्नि प्रज्वाल्य होलिका दहनम कुर्वन्ति। ठीक है, तो अग्नि प्रज्वाल की बात करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्षम अत्र अयम समास है। प्रतिवर्षम में कौन सा समास हो जाएगा, तो प्रतिवर्षम में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पीबी ने जो सही माना है वही सारी चीजें हम आपको भी बता रहे हैं। देव प्रसादनस्य खड विषयेषु इदम नान्तर्भवति हो जाएगा शुद्धि। अब इस श्लोक से क्या प्रश्न पूछा गया आइए देख लेते हैं। अत्र समूहतर पदमस्ति। इनमें से समूहतर पद कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा धर्मई। क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न है
प्रसीदति इत्यत्र लकार है अस्ति। अब प्रसीदत में कौन सा लकार हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका लट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लट लकार की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न दिया गया है कि सुभाषितोक्त रीतिया रिप्यु अभ्यमस्ति। तो क्या हो जाएगा? व्याधि। क्या हो जाएगा? व्याधि की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा अयमुत्सव भवति। लेकिन फाल्गुन मास के पूर्णिमा के कौन सा उत्सव होता है? तो किसकी बात करेंगे? होलिका उत्सव की बात करेंगे, क्योंकि इसमें होलिका उत्सव की बात की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है खडेते इति पदस्य संधि विच्छेदे भवति। अब आपको खड़ेते पद का संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद हम कर देते हैं और संधि नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो खट दन एते बराबर हो जाएगा खड़ेते, और इसका संधि नाम क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फीडबैक करके बताना है। तो नो डाउट आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विषम आसनस्य कष्टाम ज्ञात्वये बुद्धिमान एवं भवति। विषम आसनस्य कष्टान ज्ञात्वा बुद्धिमान एवं भवेत हो जाएगा मितासी। इसके बाद अगला प्रश्न कौरवा नाम पक्षे एतातवती अच्छौहिणी सैन्यम आसीत। तो कौरवानाम पक्षे एतावती और छौहिणी सैन्यम आसीत हो जाएगा एकादश। किसकी बात करेंगे? एकादश की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि पंचतंत्रस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। पंचतंत्र का वैशिष्ट्यम यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, और वह हो जाएगा कथयाम कथा अंतर विन्यास ही की बात करेंगे। कथयाम कथनांतर विन्यास की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है चाणक्य नीतौ एतावन्तः ही अध्याय सन्ति। हो जाएगा सप्तदश। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है दिलीपस्य पतिव्रता पत्नी आसीत। दिलीपस की पतिव्रता पत्नी कौन थी? वह थी आपकी सुदक्षिणा। किसकी बात करेंगे? सुदक्षिणा की बात करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है मंडल संग्रहित मंत्र समूह है अनेन नामना प्रसिद्धो अस्ति। तो हो जाएगा सूक्तम। क्या हो जाएगा? सूक्तम की बात करेंगे। अगला है बाण भट्टस्य पुत्रैः अयम अस्ति। तो बाण भट्ट का पुत्र इनमें से कौन सा है? वह कहलाता है पुलिंद भट्ट। किसकी बात करेंगे? पुलिंद भट्ट की बात करेंगे। गुणाढ़ अस्ति अवतारैः इति विद्वांसैः मनयन्ते हो जाएगा व्यवसाय। क्या हो जाएगा? व्यासस्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है उरुभंग नामक नाटक स्थान्ते सहृदमनसि अयम भाव संजायते। तो हो जाएगा शोकई। इसके बाद आपका गद्यांश दिया गया है वनानि देशस्य महासंपत्तैः देशस्य शोभा तरुलता पादपैः एव वर्तते। ये आपका दिया गया है और इससे संबंधी प्रश्न जो पूछा गया था वो हम करेंगे। प्रश्न पूछा गया था एते ईंधनम ददति।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृक्षा। क्या हो जाएगा? वृक्षा की बात करेंगे। इसके बाद फिर आपका गद्यांश दिया गया है, वृक्ष से संबंधित ये आपका गद्यांश ही है। तो मणिकलाल मुंशी महोदय एतदारभत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन महोत्सव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वन महोत्सवम की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाष्यस्य दूतवाक्यम नाटकम किम धारितम। भाष्यस्य दूत के नाटक में किस पर आधारित है? तो इनमें से कोई नहीं, ना तो ही आपकी वृत्तकथा है, ना ही रामायण है और ना ही पुराण है। किसी पर आधारित नहीं है, इसलिए एको नापी इनमें से कोई नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन सही माना गया है। इसके साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि काक कूर्म मृग मूषक कथा पंचतंत्रस्य अस्मिन् तंत्रे अस्ति। तो हो जाएगा मित्र संप्राप्ति। क्या हो जाएगा? मित्र संप्राप्ति की बात करेंगे। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है सेकंड लैंग्वेज का, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिरण्यकशिपोः भागिनी ऐसा आसीत्। तो हो जाएगा आपका होलिका। ठीक है, हिरण्यकश्यप की भागिनी कौन सी है? तो हम बात करेंगे होलिका। ये तो आपके ऑलरेडी पेडागोजी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे आपके हिंदी के प्रश्नों की बात करेंगे। इसके बाद हम हिंदी के प्रश्न करेंगे, हिंदी चैप्टर के। यहाँ पे 60 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है हिंदी सब्जेक्ट से, इनमें से कौन सी अच्छे निबंध की विशेषता नहीं? देखिए, कसावट, विषयानुकूलता, प्रभावशाली भाषा, ये तीनों अच्छे निबंध की विशेषता होती है। लेकिन अच्छे निबंध की विशेषता यह नहीं कि उसमें क्या है, रुकावट आए। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? तो शिक्षण को प्रभावशाली जो है शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का गुण क्या होता है? तो शिक्षक सहायक सामग्री का गुण केवल परिशुद्धता, रोचकता, प्रासंगिकता। तो परिशुद्धता, रोचकता, प्रासंगिकता ये तीनों हैं। इसे उपरोक्त सभी जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। कि पहले होता तो उपरोक्त सभी फोर्थ ही ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा होता कि कभी कहीं भी ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी वाला दिया जा सकता है। किस प्रकार के पत्र में शब्दों का बंधन होता है? तो तार प्रकार के पत्रों में जो है शब्दों को उसमें बंधन होता है। इतने ही शब्द आप लोग लिख सकते हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि कौन सी कहलाती है? तो रूपरेखा अनुकरण विधि लेखन कौशल की बात करेंगे। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह कौन सा रूप हो जाता है? तो यह केवल मौखिक अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से केवल बातचीत कर रहे हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या होती है? तो बाएं से लेके दाएं की ओर। कहाँ से होना चाहिए? बाएं से लेके आपका दाएं की ओर होना चाहिए, क्योंकि आप लिखते जब दाएं हाथ से हैं तो बाएं से लेके दाएं तक का आपको जो है साफ करने की सही प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से निबंधकार भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों निबंधकार भारतेंदु युगीन के हैं, लेकिन गुलाब राय आपके नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रचनाकार की कहानियां देश विभाजन से संबंधित हैं? तो कहलाती भीष्म सायनी। इसके साथ अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का लक्षण क्या होता है? तो डिसलेक्सिया का लक्षण होता है केवल वर्णमाला में कठिनाई, वर्तनी दोष से पीड़ित, एकाग्रता
तो इन तीनों कठिनाइयों से डिसलेक्सिया का लक्षण है, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? इस कवि ने अपने अपने जीवन संघर्षों का चित्रण किया। इनमें निराला की विद्रोही भावना की व्यक्ति हुई। यह एक शोक गीत है। इन तीनों का कथन सही है, लेकिन यह निराला की प्रयोगवादी रचना है, यह कथन आपका सही नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, क्या दिया गया अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका फीडबैक जान लेते हैं कि आपका आशीर्वाद मेरा एकमात्र संबल है। इस वाक्य की परिसमाप्ति वाला पत्र किसके द्वारा या किसे लिखा जा रहा होगा? आपका आशीर्वाद मेरा एक मात्र संबल है। देखिए, मित्र को तो लिखा नहीं जा सकता, ये जो है किसी बालक द्वारा जो है वृद्धजन को लिखा जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला जो देख लेते हैं प्रश्न कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बात करेंगे। कभी कभी पूछा जाता था अज्ञेय का पूरा नाम, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बात करेंगे, इनका पूरा नाम है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक प्रसिद्ध निबंध किसके द्वारा लिखित की गई है? तो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा यह लिखी गई है। अगला है मित्रता नामक निबंध के निबंधकार कौन है? तो मित्रता नामक निबंध के जो निबंधकार कहलाते हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे। स्कूल बंद हो गया है और लड़के घर जाने लगे, इसका सरल वाक्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? स्कूल बंद हो गया है और लड़के घर जाने लगे हैं, मतलब स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे। इसके साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौमुदी महोत्सव किसके द्वारा रचित नाटक है? तो कौमुदी महोत्सव जो है राजकुमार वर्मा द्वारा रचित एक नाटक है, कौमुदी महोत्सव। अगला है काव्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है? तो काव्य में रहस्यवाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, काव्य में रहस्यवाद। ग्राम कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो ग्राम कहानी आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो बधाई पत्र एक प्रकार का सामाजिक पत्र है, कोई कार्यक्रम है किसी को बधाई देना। किस वर्ग के निबंध में किसी यात्रा अथवा साहसपूर्ण कृत्य का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इसमें मनोरंजन की उपस्थिति अनिवार्य है? तो वह कहलाता है हमारा कौन सा निबंध? विवरणात्मक निबंध की बात करेंगे। अगला है टोकरा भर मिट्टी किसके द्वारा लिखित कहानी है? तो माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी यह कहानी है टोकरा भर मिट्टी, माधवराव। अगला किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार में से जो आपका सही होगा, क्योंकि छायावादी रचनाकार पूछा गया है जिसमें भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन है, तो हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की बात करेंगे, छायावाद और भावात्मक दर्शन की बात करेंगे। श्रवण के आधार पर भाषा कौन सा भेद होता है? तो श्रवण के आधार पर भाषा जो है मधुर भाषा और कर्कश भाषा की बात करेंगे। अगला प्रश्न है लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, लिखने के नियमों से किसका ज्ञान होता है? व्याकरण के द्वारा ज्ञान होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या सारी प्रक्रिया है। सीखने के लिए बातचीत करना किन आयु वर्गों के लिए आवश्यक होता है? तो सभी आयु वर्गों के लिए यह आवश्यक होता है। ये कई सारी चीज़ें होती हैं हम जानते हैं, लेकिन क्यों होता है ये नहीं जानते, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी नहीं जानते। भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो एक राजकीय भाषा या राजभाषा के रूप में है दर्जा प्राप्त है। अगला है पति पत्नी बात कर रहे हैं, मैं वहाँ जाकर, वाक्य में कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो मैं वहाँ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न, पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाएगा? तो पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र एक प्रकार का व्यक्तिगत पत्र माना जाएगा। वाचन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग
केवल बालकों को उच्चारण शुद्ध करना, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं। तो उच्चारण, विराम चिन्ह और व्याकरण वाली भाषा प्रयोग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वाचन कौशल के उद्देश्य हैं, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम विचारों को व्यक्त करते हैं। अगला है भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अगला है कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले यदि शिक्षक मोर, चीता, कमल आदि के बारे में बताता है तो यह हमारा जो शिक्षण की कौन सी विधि कहला जाएगी, तो यह शिक्षण की ज्ञात से अज्ञात की ओर कहला जाएगी, क्योंकि मोर, चीता, कमल ये सभी जानते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह बता देते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि की बात करें। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती। तो औपचारिक पत्रों के संबंध में जो आपकी लागू होती है वह कहलाती है पत्र संख्या अनिवार्य होना, पत्र के अंगों का निश्चित क्रम, निश्चित संबोधन का निश्चित स्थान पर होना। लेकिन आपका हस्ताक्षर एवं सील का ना होना ये आपका निगेटिव, क्योंकि होना अगर होता तो ये भी पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया गया ना होना, इसलिए आपका ये जो प्रश्न है इस संबंध में आपका लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविता में नहीं पाई जाती। तो बाह्य श्रृंगार का मांसल चित्रण नहीं पाई जाती। अगला, इनमें से किस प्रकार के पत्र में भौतिकी का प्रयोग होता है। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें भौतिकी का प्रयोग होता है, लिखा होता है भौतिकी, तो औपचारिक पत्रों पर ही प्रयोग होता है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रेमचंद के कहानियों में नहीं पाई जाती है। तो रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध है, इसमें नहीं पाई जाती। माँ की जीवन की सच्चाई को चित्रित करती है, भारतीय गांव का चित्रण आता है, सर्व सामान्य की भाषा में लिखित, इन तीनों में पाई जाती है। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध यह नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सी विशेषता जयशंकर प्रसाद के नाटकों की नहीं है। तो जो विशेषता है कि इनकी कथा इतिहास पर आधारित होती है, इसके साथ साथ इनकी कथा पुराणों पर आधारित होती है, उनके पत्रों का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। ये तीनों आपके जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता है, लेकिन अपनी संरचना को यह यथार्थवादी नाटक है, यह आपकी नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे पीबी ने सही माना है। अगला दिया गया है, इस छंद का उदाहरण बताना है। छंद दिया गया है, दूल्हे सी रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदरी, विप्र जुआ जुर वेद पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की पर छाही, या तो सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। इस छंद का उदाहरण कौन सा है। पंक्ति में किस छंद का उदाहरण दिया गया है। 4 छंद आपके दिए गए हैं और इस छंद से हमारा जो कहला जाता है वह छंद शो हमारा यह कहला जाता है आपके मत गए छंद की बात करें, क्या होगा, मत गयंद छंद की बात करें। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला जो दिया गया है कि नैनों में अंगार भरो, कर में कटार धरो, बढ़ा चलो बेटो तुम बैरियों को मारने, धरती भी कहती है गगन भी कहता है, अब तो हवा भी जैसे लगी है पुकारने। इसमें कौन सा छंद हो जाता है। इसमें आपका इस छंद का प्रयोग हुआ है, घनाक्षरी छंद का प्रयोग हुआ। अब अगला जो छंद दिया गया है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा। इसमें जो छंद हो जाता है आपका हरिगीतिका छंद हो जाता है। क्या होगा, हरिगीतिका छंद की बात करें। तो जितने भी एग्जाम्पल ऑप्शन दिए गए हैं सारे छंद को पढ़ लेना है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगला जो छंद दिया गया है अलंकार दिया गया है, कपि करी हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, सी हरिश उठ कर गए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं इस जो अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है
ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन, जी हाँ, समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन के संदर्भ में आप किसे शिकायती पत्र लिखेंगे? तो पत्र के संपादक को लिखेंगे, जो संपादक होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी सरकारी कार्यालय में सूचना मांगने संबंधी पत्र में किसे संबोधित किया जाता है? तो सूचना अधिकारी को संबोधित किया जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति से मुख्यार्थ से संबंधित हो, जो अन्य अर्थ आपके लक्षित होते हैं, उसे कौन सा शब्द शक्ति कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो प्रयोजन के कारण जिस शब्द में से मुख्यार्थ से संबंधित हो जाते हैं, उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। क्या कहते हैं? मुख्यार्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति की मुख्यार्थ से संबंधित हो, तो लक्षणा शब्द शक्ति की बात करेंगे। अगला, उसी का जूता उसी का सर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मतलब किसी को उसी की युक्ति से ही मार देना। उसी का जूता उसी का सर, उसी की युक्ति से ही मार देना, फंसा लेना। सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है, कौन सा है? प्रथम। सुनना जो होता है, ठीक है, 4 आपके चरण हैं, सभी लोग जानते हैं। सुनना हो जाता है, सुनना, बोलना एंड पढ़ना, और चौथा है आपका लिखना, जिसमें आपका सुनना पहला, बोलना दूसरा, पढ़ना तीसरा, लिखना चौथा हो जाता है, अंतिम लिखना हो जाता है। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को क्या कहते हैं? तो प्रोजेक्टर द्वारा जो आकृति होती है वह यहाँ पर दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है। अब देखिए अगला, ये आपने पढ़ा होगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम दा फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो आपने बचपन में हमेशा पढ़ी होगी ये पंक्ति, और सभी लोग जानते हैं ये पंक्ति हमारी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की बात करेंगे। अगला है, यह यदि जो है गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसने कहा? यदि गद्य जो है अगर कवियों की कसौटी है, तो निबंध किसकी है? गद्य की कसौटी है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गणितीय कौशल संबंधी विकार क्या होता है? तो गणितीय संबंधी विकार जो होता है वह समय सारणी में बनाने में अगर कठिनाई हो रही है, तो गणितीय कौशल संबंधी विकार हो जाएगा आपका। हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन। हा से हालावाद, हा से हरिवंश राय बच्चन। अगला है, छंदहीन रचना क्या कहलाती है? तो जिस रचना में छंद नहीं होता है, तो छंदहीन रचना को ही हम क्या कहते हैं? गद्य की बात करें। अगला जो प्रश्न दिया गया है, देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। सही विकल्प बताना है कि इसके अंतर्गत विभिन्न सर्गों, स्कंधों, षष्ठ के प्रारंभ और विकास की युग युगांतर व्यापी कथा कही जाती है, कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है पुराण। किसकी बात करेंगे? पुराण की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताना है कि हरिशंकर परसाई ऐसे हिंदी के निबंधकार हैं जिन्होंने खालिस्तान के उच्च कोटि के निबंधों की रचना की है, जिन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में उच्च कोटि के निबंधों की रचना की। हरिशंकर परसाई की बात करें। अगला जो दिया गया है देख लेते हैं। दिया गया है, स्वतंत्रता अपने आप में निरपेक्ष नहीं है, एक सीमा पार करने जाने के बाद स्वतंत्रता आपके स्वेच्छाचारिता और उच्छृंखलता में बदल जाती है। उपयुक्त परिच्छेद दिया गया है, इस परिच्छेद से अब हम प्रश्न करेंगे। हम एक पागल को मोटर चलाने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते, इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय कि उसमें दायित्व बोध नहीं होता। इसके बाद अगला जो गद्यांश है, इस गद्यांश से प्रश्न करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। गद्यांश वही दिया गया है, स्वतंत्रता अपने आप में निरपेक्ष नहीं है, तो उचित जो है स्वतंत्रता की बात की है, तो कहीं ना कहीं अधिकार और कर्तव्य यहाँ पे उचित इसका शीर्षक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन स्थितियों में हमें लाउड स्पीकर पर गाने की स्वतंत्रता है। 4 स्थितियाँ दी गई।
तो जब हमारे गाने से किसी को तकलीफ़ ना हो, तब आपके लाउड स्पीकर की स्वतंत्रता है। तकलीफ़ किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला है कि किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता स्वेच्छाचारी और उच्छृंखलता में बदल जाती है। तो एक सीमा पार करने के बाद स्वतंत्रता स्वेच्छाचारी और किस में बदल जाती है? उच्छृंखलता में बदल जाती है। कोई भी सीमा है, जब आप उस सीमा को पार कर जाते हैं, उस सीमा को पार करने के बाद। स्वतंत्रता के साथ कौन सा प्रश्न जुड़ा हुआ है? तो स्वतंत्रता के साथ जो है आपका दायित्व वाला प्रश्न जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के साथ साथ आपके कुछ दायित्व भी है। तो ये रहे 60 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे पूरा आपका कंप्लीट कर लिया पेपर, सॉल्व पेपर। किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत आई है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और जल्दी क्लासेज भी आपकी शुरुआत करने जा रही है, और इसके प्रैक्टिस सीरीज वर्ग 2 के चल रही हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। परीक्षा ऐप में आपको जाना है, वर्ग 2 का चैप्टर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको जयसवाल सर 50 कोड अगर यूज करेंगे तो आपको आज जो है 50% होगा, इसके बाद 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को यूज करने पर। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपके 7 PM पे लाइव क्लास होगी 7 बजे। तो लाइव क्लास बाल विकास की करते हैं, पेडागोजी की। तो ज़रूर जुड़िएगा लाइव क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।